नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की नगर सरकारों के बारे में। दरअसल आज 5 नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं। हमने सुबह से इस पर चलाया था पंच, एक तरह से 5 का पंच। इस पंच में हम ये कहेंगे कि 3 सीटें बीजेपी ने खो दी है, 3 नगर निगम, 2 भाजपा के पक्ष में आई है। शुरुआत यहाँ से भी हम करेंगे कि जब पहले दौर का मतदान हुआ था तब मतदान का प्रतिशत बहुत कम था और उस वक्त 11 सीटों पर मतदान हुआ था, 11 नगर निगम में। उन 11 नगर निगम के जब नतीजे आए तो बीजेपी ने 4 सीटें खो दी, 4 नगर निगम खो दिया। और उसके बाद जब ये 5 के नतीजे आए तो इसमें 3 सीटें, 3 नगर निगम बीजेपी के हाथ से चली गई। तो कुल मिलाकर 16 सीटों पर राज करने वाली भाजपा 16 नगर निगम में जब कमल लहरा था, अब वो नगर निगम सिमट कर सिंगल डिजिट यानी 9 पर आ गई है 16 के बजाय, और 7 नगर निगम भाजपा के हाथ से निकल गई है। इससे कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव के पहले का सेमीफाइनल है। हमारा कहना है कि अब इसके आगे क्या होगा जनाब अली, ये कांग्रेस से भी सवाल है और भाजपा से भी। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ रहेंगे 4 विशेष मेहमान। स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार रहेंगे रमेश शर्मा जी, स्काइप पर रहेंगे हमारे साथ संदीप पौराणिक जी, और टेलीफोन लाइन पर रीवा से रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल, और ग्वालियर से हमारे पत्रकार साथी जयंत तोमर। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रमेश जी आपसे कि ये जो मामला है, अक्सर कहा जाता है कि बीजेपी नगरों में बड़ी मजबूत रही है शुरू से, चाहे जनसंघ की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, या बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, शहरों में उसकी स्थिति मजबूत थी। लेकिन इस बार के जो नतीजे हैं वो कह सकते हैं कि कांग्रेस ने बड़े सलीके से बीजेपी की दरी खिसका दी, और इस दरी के खिसकाने को यूँ कह सकते हैं कि जो पार्टी के लोग दरी बिछाने में माहिर थे और जिंदाबाद के नारे लगाकर अटल जी से लेकर शिवराज जी तक को लीडर बनाया, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी की 16 नगर निगम में से 7 पर बीजेपी को एक तरह से असफलता की तरफ धकेला। आपकी राय की क्या ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का संतोष है? क्योंकि पीढ़ी परिवर्तन की बात हो रही थी और कहा जाता है कि इस पीढ़ी परिवर्तन का भी एक फॉर्मूला होता है कि 30% नए लोग लेकर आएँ, 70% पुराने काम करें। अगर आपको ज़्यादा बदलाव करना है तो 40% नए लोग ले आएँ और 60% पुराने आदमी काम करें, ताकि बदलाव भी हो जाए और एक तरह से पार्टी के भीतर शून्यता पैदा ना हो। तो ये बहुत सी चीज़ें जो आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में बीजेपी का ये प्रयोग पीढ़ी परिवर्तन का, उसके कारण भाजपा को ये धक्का लगा, या वो चयन ठीक से नहीं कर पाई। मैं एक चीज़ और अंतिम बात जोड़ूंगा। रतलाम से ये खबर थी कि वहाँ के जो कार्यकर्ता, उज्जैन रतलाम की जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भाजपा में आए हैं, वो पुराने कार्यकर्ताओं को जब निर्देशित करने लगे तो उज्जैन जैसे शहर में बीजेपी को बड़ी मुश्किल से, यानी बाल बाल उनको जीत मिली, वरना वो हारने की कगार पर चले गए थे। तो इस स्थिति पर आपकी राय कि अब आगे क्या होगा? देखिए, ये बात, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो परिणाम आए हैं ये 2016 की तुलना में थोड़ा सा आश्चर्यजनक है, और भारतीय जनता पार्टी को भी पुनर्विचार की, पूरी अपने कार्यशैली पर विचार की आवश्यकता है। उसका कारण ये है, अगर आप देखेंगे तो 16 में से 9 पर भाजपा आई है और 7 उसके हाथ से निकल गए हैं। 5 कांग्रेस को चली गई है, 1 निर्दलीय को चली गई है और 1 आपको चली गई है। और अगर हम इसमें उज्जैन को जोड़ें तो उज्जैन में भी मान करके चलिए किनारे किनारे से उनकी जीत हुई। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो एक प्रकार से 16 में से 8 जो उनके नगर निगम थे वहां कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान हुआ है। इसमें बुरहानपुर को भी जोड़ सकते हैं, है ना जी। तो बुरहानपुर भी आप जोड़ लीजिए। तो कुल मिलाकर के 2016 की तुलना में भाजपा को इसमें काफी नुकसान हुआ है। अगर हम 18 और उसके बाद के उपचुनाव के मतों का प्रतिशत देखें, क्योंकि संयोग की बात यह है कि ग्वालियर डिवीजन में भी, जिले में भी उपचुनाव हुए हैं, मुरैना में भी हुए, सब जगह उपचुनाव जो हुए, अगर उस दृष्टि से भी देखें तो वोट के प्रतिशत में उसमें बड़ा फर्क आया है। एक और आश्चर्यजनक बात इस चुनाव में देखने को राघवन जी मिली है कि पहले चरण के मतदान में अगर आप देखें तो पोलिंग का परसेंटेज कम रहा है। तो पोलिंग का परसेंटेज कम रहा है तो भाजपा को नुकसान कम हुआ है। 11 में से 3 ही उनके पास से निकले हैं मेयर। लेकिन दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ा, और मतदान का प्रतिशत बढ़ा तो 5 में से भाजपा केवल 2 मेयर अपने ले पाई। तो मैं समझता हूं ये भी एक नए सिरे से समीक्षकों को विचार करने की आवश्यकता है। कांग्रेस की जो रणनीति थी
और भाजपा की रणनीति थी, दोनों की रणनीतियां बिल्कुल अलग अलग थी। जी। कांग्रेस ने इस पूरे चुनाव में अगर दिग्विजय सिंह को एक प्रकार से डैमेज कंट्रोल का काम दिया, वो लीडरशिप का चेहरा जो आगे किया वो कमलनाथ जी का चेहरा आगे किया। भाजपा ने जो टारगेट दिया था अपने कार्यकर्ताओं को 51% मत अर्जित करने का और हर पोलिंग बूथ को जीतने का और हर पोलिंग बूथ पर 10 कार्यकर्ता एकत्र करने का, तो मुझे जो लग रहा है कि खास तौर से जो उनका निधि संग्रह का कार्यक्रम था, वो निधि संग्रह का, ठाकरे जी वाला निधि संग्रह का कार्यक्रम भी उनका समय पर पूरा नहीं हो पाया। इसका अर्थ है कि जितनी बात वो कर रहे थे उतनी बात में कहीं ना कहीं फर्क तो मुझे रहा। एक बात और राघवेंद्र जी जोड़ना चाहूंगा कि ये जो लोकल सेल्फ के जब भी चुनाव होते हैं, इसमें 3-4 चीज काम करती है। एक तो आप अगर देखें तो उसमें उम्मीदवार का चेहरा काम करता है, स्थानीय समस्या काम करती है, स्थानीय प्रॉब्लम्स और प्रदेश की समस्याएं, प्रदेश की सरकार की छवि, पार्टी की छवि और नेशनल मुद्दे, ये सब काम करते हैं। तो मुझे जो लग रहा है कहीं ना कहीं भाजपा ने जो टिकट का चयन किया है, जैसे हम रीवा का टिकट का देखें या मान लीजिए हम कटनी का टिकट देखें या ग्वालियर का टिकट देखें, ये जो टिकट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उम्मीदवार के चयन में भी भारतीय जनता पार्टी ने उस छवि का, पार्टी के प्रति समर्पण का, उसमें ध्यान उनको, मैं समझता हूँ थोड़ा सा चूक हुई है और भविष्य में उनको इस पर ध्यान रखना चाहिए। एक बात और मैं जोड़ूंगा, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जो ग्वालियर से जुड़ चुके हैं जयंत तोमर जी। जयंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयंत जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। जी, स्वागत है आपका। लेकिन मैं रमेश जी से सवाल कर रहा था कि ये जो पूरा मामला है, उन्होंने कहा कि उम्मीदवार चयन लगता गड़बड़ हुआ, जो बूथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस पर भी कागजी कार्रवाई ज्यादा हुई, जमीन पर वो चीजें नहीं थी जो दावे किए जा रहे थे। बल्कि मध्य प्रदेश की भाजपा ने तो पार्टी के जयपुर के एक कार्यक्रम में इस बार बहुत वाहवाही लूटी है। एक चीज मैं जोड़ूंगा कि भाजपा के एक दिवंगत युवा नेता ने कहा था कि बीजेपी कुछ करे ना करे, कागज का पेट पूरा भरती है, कागज पर मजबूत रहती है। तो वो कागज पर मजबूत अगर है और नतीजों पर अगर वो जीरो है, तो कह सकते हैं कि अब ये पार्टी संगठन कागजी की तरफ जा रहा है, यानी कागजी संगठन साबित हो रहा है। आज के चुनाव की अगर हम बात करें तो उसने ये संदेश बहुत जोर से दिया है, बहरे भी सुन सकते हैं और अंधे भी इसको देख सकते हैं। मैं लौटूंगा रमेश जी की, क्या बगावत को बीजेपी कंट्रोल नहीं कर पाई, बूथ मैनेजमेंट को वो ठीक से चला नहीं पाई, इसके अलावा जो चुनाव का प्रबंधन है उसको वो ठीक से नहीं दिख पाई। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे कह सकते हैं कि कई मुद्दों पर बीजेपी का फेलियर सामने आया। संदीप जी, चुनाव के नतीजे सामने आ गए, आंखें खोलने वाले हैं बीजेपी के लिए, कांग्रेस में उत्साह भरने वाले हैं, कमलनाथ मध्य प्रदेश में एक लीडर के रूप में एस्टेब्लिश हो गए हैं। ये चुनाव से भी साबित हुआ है और ये भी साबित हुआ कि दिग्विजय सिंह जैसा आदमी अगर पर्दे के पीछे काम करेगा तो कमलनाथ जैसे लीडर सफल हो सकते हैं। आपकी राय की जो आने वाले समय है, अगले साल चुनाव दिसंबर में होना है विधानसभा का, कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है, आपकी राय आगे क्या होगा? विधानसभा चुनाव से पहले के नगरीय निकाय चुनाव जी बहुत महत्वपूर्ण थे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। दोनों ही राजनीतिक दलों की जो रणनीति थी उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस की रणनीति थोड़ा सा ज्यादा कारगर हुई है। उन्होंने उम्मीदवार का पहले चयन किया, उसके लिए बाकायदा सर्वे कराया और जो उनके सर्वे में आगे आया उसे टिकट देने की कोशिश की। ये नतीजे भी बता रहे हैं महापौर के मामले में। जहां तक आपने बीजेपी की बात कही है राघवेंद्र जी, मैं शर्मा जी की एक बात से 100% सहमत हूं कि बीजेपी में उम्मीदवार चयन में बड़ी चूक हुई है। आपके देखिए घटनाएं हमने देखी है, चाहे ग्वालियर का मामला हो, चाहे जबलपुर का मामला हो, उम्मीदवार कब और कहां से तय हुए, आप इसमें कटनी भी जोड़ सकते हैं और रतलाम भी जोड़ सकते हैं, भले ही वहां वो लोग जीत गए हों। जी, बात सही है। कटनी का भी आपने देखिए, जब छत्र पैदा हो जाते हैं पार्टी में, नेता गारंटी लेने लगते हैं चुनाव जिताने की, तो कार्यकर्ता हतोत्साहित होता है। मैं दो तरह से इस चुनाव को ले रहा हूं, बीजेपी के नतीजों को, कि बीजेपी की जो जिला इकाइयां थी या जिले स्तर पर उम्मीदवार के चयन के लिए समितियां बनाई थी, उन्होंने बेहतर काम किया। आप ये देखिए, यही कारण है कि पार्षद ज्यादा जीते। जो जमीनी स्तर पर काम किया गया वो बेहतर था, जिला स्तरीय समितियों ने चयन बेहतर किया। लेकिन जहां काम बड़े नेताओं के पास आया या बड़े नेताओं के पास जिम्मेदारी आई, वही गफलत हो गई। आप चाहे भोपाल के उम्मीदवार का जीत गया, एक अलग विषय है, मैं जीत और हार पर उतना नहीं जा रहा, लेकिन उम्मीदवार के चयन में ये ठेकेदारी परंपरा हुई है इस बार। आप देखिए ना,
चाहे कटनी की हो, वहां एक विधायक ने गारंटी ले ली। जबलपुर का मामला हो तो उसको राजनेताओं ने अपने तरह से कहा। ग्वालियर में जो झगड़ा हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। मुरैना का जो मामला है वो भी सबके सामने, रतलाम की आपने बात की। तो मुझे ऐसे लगता है कि टिकटों का बंटवारा हुआ है बीजेपी नेताओं के बीच। जब नेताओं हावी रहे तो कार्यकर्ता शांत बैठ गया। स्वाभाविक सी बात है कि कार्यकर्ता बेहतर समझता है जमीन पर। तो वार्ड के उम्मीदवार के चयन में तो जिला इकाइयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जो चीज भोपाल और दिल्ली में आई वहां गड़बड़ी हो गई। तो मुझे यह लगता है कि विधानसभा के जो 2023 के चुनाव होने वाले हैं उनका फैसला भोपाल और दिल्ली से नहीं बल्कि उस जनता के बीच से, उस कार्यकर्ता के बीच से आपको करना पड़ेगा। तब आप 2023 की राह आसान कर पाएंगे। नहीं तो मुझे लगता है जैसा नगर निगम में कठिन हुआ है वैसा ही कठिन वहां नजर आएगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बीजेपी का जो जमीनी संगठन है, मंडल की बात करें, जिले की बात करें, वो ज्यादा समझदार, परिपक्व और मजबूत है बनस्पत जो प्रदेश का संगठन है। और जो राष्ट्रीय संगठन की हम बात करें कि अगर यहाँ छोटे मुद्दे दिल्ली में डिसाइड होंगे तो फिर दिक्कत आएगी। महत्वपूर्ण आपने बात की है, लेकिन ये पार्टी के लीडरों को सोचने की बात है, उनके कान खोलने की बात है और आंखों को एक तरह से उनको भी आंख खोलने की बात है। मैं लौटूंगा आपके पास। जयराम शुक्ल जी जुड़ गए हैं रीवा से। जयराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। रीवा ने मध्य प्रदेश भाजपा के लिए सर्वाधिक विधायक जीत कर दिए, लेकिन संगठन और सरकार में रीवा के विधायकों का प्रतिनिधित्व बड़ा कम रहा। एक अगर विधानसभा अध्यक्ष को छोड़ दें तो क्या वो नाराजी भी थी, जैसा संदीप जी कह रहे हैं, टिकट वितरण में जो विधायकों की एक तरह से ठेकेदारी चली उसने भी पार्टी संगठन को कमजोर साबित किया। प्रदेश भाजपा कई जगह बौनी साबित हुई है, आपकी राय? देखिए क्या है कि पहला रिएक्शन ये कि बिंद की के आहत स्वाभिमान का ये प्रकटीकरण है। न सिर्फ जिला पंचायत में बल्कि नगर निगम और नगर निकाय के जो परिणाम आए हैं जी, इसका एक लाइन का संदेश ये है कि आपने विंध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के स्वाभिमान को आहत किया है, उसका ये रिएक्शन है। क्या होता है कि विंध्य क्षेत्र में कोई नेता उस दायरे में ही आपस में विरोधी होता है। अर्जुन सिंह जी वहां थे, लेकिन विंध्य क्षेत्र जब बाहर होते थे तो इन टोटलिटी में उस इलाके के नेता होते थे। श्रीनिवास तिवारी जी इन टोटलिटी में उस इलाके के नेता होते थे। इन्होंने क्या किया कि अभी पिछले 10 साल तक एक फेस बनाया राजेंद्र शुक्ला को, रीवा के रहने वाले जी, सिगरौली के प्रभारी, शहडोल के प्रभारी, हर जगह क्लीन स्वीप, 30 में 24 सीटें, एक के बाद एक ऐसे एक्शंस हुए कि जैसे उनको लगा कि उनको हर जगह इंसल्ट किया जा रहा है। तो ये इस चीज को अंतः तक वहां के लोगों ने महसूस किया जी। दूसरे बीडी शर्मा साहब अभी जब रीवा किया वहां की टिकट ये मिल रही थी, आपने एक फेस को खड़ा किया वहां पे बीजेपी का। जो भी नाम राजेंद्र शुक्ला ने अपने दृष्टि से दिया कमेटी में, बीडी शर्मा ने उसका विरोध किया। रीवा में तो यही हुआ, 99% बीडी शर्मा ने अपने एक कैंडिडेट को स्टैंड किया, ये मीटिंग छोड़ के चले गए। अंत में संगठन ने जो है तो राजेंद्र शुक्ला के हिसाब से या संगठन के हिसाब से किसी एक दूसरे नाम को, जिसको राजेंद्र शुक्ला देना नहीं चाहते थे, जिसको प्रियोरिटी दे रहे थे, उसको नहीं दिया, दूसरे को दे दिया। जो वहां से चुनाव लड़ता है, जो डे टू डे किसी से कांटेक्ट में रहता है, जो वहां की नब्ज को समझता है, आप उसको इग्नोर करोगे और उसको चेक करोगे कि इसकी पर्सनालिटी डेवलप ना होने पाए, कैसे जीतेगा कोई? अब वो मैसेज चला गया कि बीडी शर्मा के कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला, दूसरे को मिलेगा। तो बीडी शर्मा ने जो एक संगठन वहां पे खड़ा किया था, वो इस संगठन के खिलाफ काम करने लगा। जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, इसके सबूत है जी। मैं चूंकि वहां का रहने वाला हूँ, वहां का वोटर हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कुल मिलाकर जयराम जी कह सकते हैं कि बीजेपी उस विंध्य को थोड़ा सा इग्नोर कर रही थी, जिसने 30 में से 24 विधायक जीत कर दिए। पूरे विंध्य को जानबूझकर सिंगरौली को इन्हें इग्नोर किया। 2008 में शिवराज सिंह जी वहां जाते हैं, कहते हैं हम इस सिंगरौली को हम सिंगापुर बना देंगे। सिंगरौली आज सिंगूर है,
आप सीधी से सिंगरौली सड़क में जा नहीं सकते, ना मोटरसाइकिल से ना कार से, किसी से नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री की रोड जो जॉइनिंग रोड बनी है बिल्कुल उनसे कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संगठन के स्तर पर भी और प्रशासन और सरकार के स्तर पर भी थोड़ी गलतियां हुई हैं, जिसका नतीजा दिखा। सिंगरौली को सिंगूर बना दिया, सिंगरौली को आप सिंगापुर बनाने चले थे, उसको सिंगूर बना दिया। ठीक। सिंगरौली तो इतना बड़ा डिच देगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मैं लौटूंगा आपके पास। देख लिया, चिराग का आपने परिणाम देख लिया, शहडोल की कई नगर पालिकाओं का आपने परिणाम देख लिया। जी, ये उपेक्षा के भाव को अंत तक उस क्षेत्र की बिल्कुल। जनता ने लिया है। बिल्कुल जयराम जी, मैं लौटता हूं। बीजेपी को इस मामले में बहुत सोचने, समझने और मंथन करने की जरूरत है, ताकि जो उसकी शक्ति कम जो हो रही है उसको वो वापस लेकर आए। हमारे साथ ग्वालियर से जयंती जी भी है। जयंत जी, मुरैना सीट बीजेपी हार गई है। मुरैना नगर निगम भी प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव था, कभी वो आगे कभी पीछे कटनी की तरह है। क्या लगता है आपको पूरे चंबल और ग्वालियर की क्या स्थिति है, बहुत संक्षेप में? पूरे ग्वालियर और चंबल की स्थिति की अगर बात करें तो ये स्पष्ट समझ में आता है कि मतदाताओं में एक झुंझलाहट थी और लंबे समय से वो वोट डालते डालते, नगरीय निकायों के वोट डालते डालते इस बात को समझ गए कि दोनों ही पार्टियों में एक जैसी ही स्थितियां हैं। दोनों ही पार्टियां सत्ता में आती हैं और उनकी कार्यशैली एक जैसी है और ये लंबे समय से ग्वालियर में। जैन जी, मैं सीधे मुद्दे पर आना चाहता हूं कि सिंधिया के आने के बाद जो बीजेपी को बढ़त मिलने की उम्मीद थी, वो बढ़त ना तो ग्वालियर में दिखी, ना मुरैना में, ना चंबल के बाकी इलाकों में। उसकी वजह क्या है? क्या बीजेपी में सिंधिया के आने से गुटबाजी बढ़ी है या कुछ और स्थिति है? निश्चित रूप से सिंधिया जी के कारण सिंधिया जी को लंबे समय से महत्व मिल रहा था और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं को ये लगा कि लगातार अगर इनको महत्व मिलता रहा तो वो हाशिए पे जाएंगे और इस तरह से एक स्पष्ट विभाजन रेखा यहाँ पे देखी गई है। लेकिन ये भी है कि लंबे समय से नगर निगम में, चाहे वो ग्वालियर हो चाहे मुरैना, वहां पर भारतीय जनता पार्टी काबिज रही है और वो असफल भी रही है एक तरह से। ग्वालियर में देखिए, आज स्मार्ट सिटी का पैसा मनमाने ढंग से खर्च कर दिया गया और वहां पे निगम परिषद की बैठकें नहीं हुई लंबे समय से। प्रशासकों ने अपने ढंग से मनमानियां की हैं और निगम परिषद जैन जी, स्मार्ट सिटी को लेकर तो पूरे मध्य प्रदेश में जो खबरें बड़ी नेगेटिव हैं, चाहे भोपाल की बात करें, सागर की बात करें, जबलपुर की बात करें, हर कोई ये कहता है कि बंदरबाट हुई है। तो वो वजह चुनाव हारने की मुझे कम लगती है, जिस पर हमने शुरुआत में फोकस किया था। मैं रमेश जी के पास आऊंगा कि असल फोकस इस पर है कि जो भाजपा का कार्यकर्ता पार्टी को जिताया करता था, वो हाशिए पर चला गया और खासतौर से वो कार्यकर्ता हाशिए पर गया जो पिछले 20 सालों से, 25 सालों से, 30 साल से पार्टी के प्रति वफादार था और चुनाव के वक्त सक्रिय होकर पार्टी को जिताया करता था। रमेश जी, मुझे लगता है कि वो जो कार्यकर्ता जिसको देवतुल्य होने की बात करते हैं, और अब तो बीजेपी के भीतर देवतुल्य कार्यकर्ता के नाम पर लोग हंसने लगते हैं, लेकिन इस चुनाव में सब ये साबित हुआ है कि उस कार्यकर्ता की अनदेखी, उसको हाशिए पर करना पार्टी को महंगा साबित हुआ है। उज्जैन का मैंने जिक्र किया है, वहां से जो खबर थी वो ये कि भाजपा के जो वरिष्ठ नेता थे उनको हाल ही में विद्यार्थी परिषद से आए जो कार्यकर्ता थे उन्होंने निर्देशित करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि वो लोग घर बैठे और उन्होंने काम कम किया। आपकी राय कि जो भाजपा का मूल केंद्र है वो कार्यकर्ता और वो इस चुनाव में थोड़ा सा खिसका हुआ दिखा? देखिए, मोटे तौर पर भाजपा ने एक नया प्रयोग न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में किया। नए कार्यकर्ता को आगे लाना, ये प्रयोग अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुराने कार्यकर्ता थे उनसे जो स्थान रिक्त कराना या उनसे मार्गदर्शन लेना, कहीं ना कहीं वो तालमेल टूटा है। अगर ये प्रयोग भाजपा को, ये प्रयोग अच्छा है नए कार्यकर्ता को मौका देना, लेकिन एक ऐसा समन्वय का रास्ता बनाना था कि वो लोग मार्गदर्शक के रूप में काम करते और आगे पीछे रहते और जो नए लोग आए वो अति उत्साह में उनको तिरस्कृत ना करते। कई जैसे उज्जैन की जो घटनाएं आपने बताई हैं, या रतलाम में भी एक आध ऐसी घटना हुई है, रीवा में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जो नए कार्यकर्ता आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो उपेक्षा की है वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की, उसका भी ये भी एक कारण हो सकता है। सबसे बड़ा कारण तो ये नहीं है, लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है
मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को अब अपनी इस नीति में कुछ ऐसा समन्वय का रास्ता निकालना चाहिए कि जो कार्यकर्ताओं को आप मार्गदर्शन बना रहे हैं और जिन कार्यकर्ताओं को आप आगे ला रहे हैं उनके बीच में एक टीम ऐसी हो जो समन्वय का काम करे, तब मैं समझता हूं पार्टी अच्छे से मजबूत होगी और फिर खड़ी होगी। और दूसरा जो उनका बूथ को मजबूत करने की योजना थी, मैं समझता हूं उसमें कहीं ना कहीं खामी रह गई है। और अब अगर बूथ को मजबूत करने की योजना में खामी ना होती तो पूरे मध्य प्रदेश के पहले चरण में जो शिकायतें आई हैं कि एक ही परिवार के 2 वोट इस बूथ पर हैं और 2 वोट दूसरे बूथ पर हैं, मुझे एक बात बताइए, मतदाता सूची फाइनल हो जाती है, डिक्लेयर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये जो बूथ का कार्यकर्ता था उस बूथ के कार्यकर्ताओं ने ये समस्या क्यों नहीं देखी? अकेले भोपाल में ये आंकड़ा आया था कि 50-60 हजार मतदाता या तो उनके नाम गायब हो गए या कहीं दूर दराज चले गए। तो ये जो बूथ स्तर के आपने 10 कार्यकर्ता बनाए थे उनको ध्यान इस पर रखना चाहिए। इसमें एक चीज आई थी ये कि जो बूथ में काम करने वाले पुराने लोग थे, पुरानी जो टीम थी, वो टीम इस बार नदारद थी, गायब थी। ये भी कहा गया कि जिस पार्षद को टिकट दिया उसने अपनी टीम लगाई। जो बीजेपी का जो जैसे कहता ना पारंपरिक कार्यकर्ता था वो गायब रहा। जब बच्चों को टीम आपने दे दी तो फिर बच्चों ने वैसे काम किया जैसे वो बचपना होता है। कॉलेज के इलेक्शन अलग बात होती है, और ये जो चुनाव होते हैं मुझे लगता है कि ये गंभीरता से, और आपने कहा कि इसमें एक बीच में ऐसी टीम हो जो नए लोगों के बीच और पुराने के बीच समन्वय करे, उसकी दरकार है। नए को लेकर आइए लेकिन सलीके से लाइए। अगर आप इसमें ठीक से नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि ये नुकसान होगा। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ये भी कहा जाता है संदीप जी कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो बुनियादी रूप से बड़ा स्वाभिमानी है। अगर आप उसके स्वाभिमान को धक्का पहुंचाएंगे तो फिर वो पार्टी की कीमत पर भी घर बैठ जाएगा। इस चुनाव में यही देखने को मिला। जो विद्यार्थी परिषद से लोग आए थे भाजपा में जो काम कर रहे हैं, उन्होंने पुराने लोगों की उपेक्षा की या उनसे तरीके से काम नहीं लिया। जैसा रमेश जी कह रहे हैं कि एक ऐसी मॉनिटरिंग एजेंसी होनी चाहिए थी, एक सीनियर आदमी उनको लीड करता और नए पुरानों का संगम होता। जैसे गंगा और जमुना के जल दोनों मिल जाते, एक हो जाते। यहाँ दोनों धाराएं दिख रही थी अलग अलग। सीनियर कार्यकर्ता घर था, नया कार्यकर्ता मैदान में था, लेकिन उसको पता नहीं था कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। आपकी राय बहुत संक्षेप में। राघवेंद्र जी, मैं ये बात से सहमत हूँ कि नए कार्यकर्ताओं के उत्साह के आगे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हो उसकी कई बार उपेक्षा हो जाती है, स्वाभाविक सी बात। लेकिन अगर बीजेपी में जो द्वंद्व चल रहा है या जो दिखा है हमें, वो नए कार्यकर्ताओं में नहीं दिखा राघवेंद्र जी, नए नेताओं में नहीं दिखा, नई उम्र के नेताओं में नहीं दिखा, सारे वरिष्ठ नेताओं में टकराव दिखा। मेरा ये मानना है कि कार्यकर्ता की बात में हो सकता है, क्या नजीर कौन पेश कर रहा था? टिकट के बंटवारे को लेकर जो स्थितियां निर्मित हुई हैं मध्य प्रदेश में, वो कोई नया नवेला या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आया हुआ समय की कमी। लेकिन मैं इसमें एक लाइन जोड़ूंगा, इस समय पूरी बीजेपी में नया खून है। आप हर किसी को नया नवेला कह सकते हैं, चाहे विष्णुदत्त शर्मा जी हो, वो भी नए नवेले भाजपा के लिहाज से। उन्होंने लंबे समय तक काम किया विद्यार्थी परिषद में, लेकिन बीजेपी में उनका जो कार्यकाल है वो मुझे लगता है कि 7-8 साल से ऊपर का नहीं है। बाकी जो टीम है वो बहुत उत्साही, लेकिन सब नए हैं। मैंने एक बार लिखा था कि ये नाबालिग भाजपा है। इसमें भाजपा में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो उम्र है वो 8-10 साल से ज्यादा की नहीं है। जी, स्वाभाविक सी बात है राघवेंद्र जी, इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो स्थितियां हैं उसमें युवाओं का जो उत्साह है वो कई बार पार्टी के लिए सिरदर्द बन जाता है। और स्थितियां ये बनी, बिल्कुल सही बात है कि नए लड़के जो आते हैं, युवा आ रहे हैं और वरिष्ठ के बीच समन्वय नहीं हो पा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि दोनों पीढ़ियों के बीच, एक जैसे रमेश जी ने कहा उस बात से मैं 100% सहमत हूँ कि इसके लिए कोऑर्डिनेशन की आज जरूरत है बीजेपी के अंदर। और अगर ये समन्वय नहीं बनता है तो हो सकता है आने वाले समय में टकराव और दूरियां, परिवर्तन तो हो लेकिन सलीके से हो, इसकी दरकार है। परिवर्तन से किसी को इनकार नहीं है, इसको बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। एकदम से हम पूरे घर के बदल डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जयराम शुक्ल जी, समय की कमी है, बहुत संक्षेप में, कि जो भाजपा के भीतर पीढ़ी परिवर्तन, नए खून की बात हो रही थी, क्या उसकी भी वजह रही है इस चुनाव में जो नेगेटिव नतीजे आए हैं? को लिखा है जी, वो हमेशा सहकार, संयुक्त सहकार, कोई उनसे उससे सहमत नहीं है लेकिन उससे वो सहमत होते। ये पता नहीं क्यों इनने अपना एक पैरेलल संगठन खड़ा करने की कोशिश की, जो अभी कह रहे थे विद्यार्थी परिषद वाला। हर जगह आप देखिए कि बीजेपी का अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद से निकला हुआ लड़का है, जिसकी उम्र जो आपने लिखा है कि नाबालिग भाजपा है। सवाल ये है कि इनमें ना संस्कार है, इनमें ना सरोकार है, लेकिन इनको इनने खड़ा कर दिया अपनी टीम बनाने के लिए। तो कुल मिला के जो पट्टेबाजी की बदौलत तो कांग्रेस खत्म हो गई,
वही पक्षबाजी इनने यहाँ पे शुरू कर दी और उसी का असर वो खुद भोग लिया, कटनी में भोग लिया। चलिए जयराम जी, पट्टेबाजी बीजेपी में मुझे लगता है कि ज्यादा चलेगी ऐसी संभावना का में, क्योंकि वहां संघ की नजर भी है और ये जो झटका लगा है नगरीय चुनाव में, इसको लेकर शायद हमें आने वाले दिनों में कुछ बदलाव भी दिखेंगे और हो सकता है कि ये जो पट्टेबाजी की आप बात कर रहे हैं ये कम से कम थोड़ी सी कमजोर पड़ेगी या खत्म होगी। समय की कमी है। अंतिम टिप्पणी के लिए जयंत जी, आपको कुछ कहना है इस मुद्दे पर? जयंत जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है जयंत तोमर जी से संपर्क कट गया है। शर्मा जी, सीधी सी बात है, जो जयराम शुक्ल जी बात कर रहे हैं कि जो पट्टेबाजी के भी संस्कार जो कभी ये कांग्रेस के भीतर थे वो भाजपा में भी घर कर गए हैं और उसकी वजह कि ये नतीजे थोड़े से दाएं बाएं हो गए। आपकी राय? खैर ऐसी ये पट्टेबाजी तो खैर भाजपा में अभी नहीं शुरू हुई, हो सकता है वहाँ हुई हो, जयराम शुक्ल जी को हो जान, इसकी तो मुझे अंदाज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय की आवश्यकता तो है और उनका पुनः विश्वास जीतने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ये चुनाव एक तरह से सबक देने वाले भी है। कांग्रेस जीती है, सबक ये कि अब वो विधानसभा के चुनाव कैसे जीतेगी जो अगले साल होने वाले हैं। बीजेपी ने 7 नगर निगमों को खोया है, अब उसके ऊपर यह कि अगला वो चुनाव अगले साल जो होने वाला है वो किस तरह से लड़ेगी, किस तरह से काम करेगी, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। हम कह सकते हैं कि भाजपा के भीतर आने वाले 3-4 महीने बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी मध्य प्रदेश को लेकर चिंता की बात है, क्योंकि एक जमाने में मध्य प्रदेश का संगठन सबसे मजबूत हुआ करता था। हम तो यही कहेंगे कि आगे क्या होगा जनाब आली, उम्मीद करते हैं कि दोनों पार्टियां बेहतर परफॉर्मेंस करेंगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।